चलिए। सो आज का जो सेशन है बेसिकली डेटा मॉडलिंग के ऊपर। अच्छा, ये एक लौता ऐसा स्किल है जो आपके प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। चाहे आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो या फिर आप बोल सकते हैं बिजनेस एनालिसिस कर रहे हो। हर एक दोनों में डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस एनालिसिस दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्किल सेट है डेटा मॉडलिंग। ठीक है, डेटा मॉडलिंग आप लोगों ने मॉडलिंग वर्ड से जज किया होगा तो गलत है। ठीक है, डेटा मॉडलिंग एक ऐसी फीचर्स हैं हमारे डेटा एनालिसिस के अंदर जहां पर हम मल्टीपल डेटा सेट को एक साथ यूज कर पाते हैं। तो डेटा मॉडलिंग इज द कॉन्सेप्ट वेयर वी डिक्लेयरिंग रिलेशन बिटवीन मल्टीपल टेबल्स, ताकि हम इन फ्यूचर उससे मल्टीपल कंबाइन करके कुछ मल्टीपल्स एनालिसिस कर पाए अच्छे से। ठीक है। अच्छा, एनालिसिस का मतलब क्या हो गया? हम लोग देखो बहुत सारे क्लासेस पढ़ चुके हैं। एनालिसिस का मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? तो फाइंडिंग और एक्सट्रैक्टिंग सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा, राइट। अब जब हम कुछ नए इंफॉर्मेशन या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे एनालिसिस करते दौरान, तो हमारे पास अगर मल्टीपल टेबल्स आ गया, लेट सपोज, ठीक है। अब सर मान लो चार पांच छह सात कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मल्टीपल टेबल्स हमारे पास में है, देन सर सबसे बड़ी चीज है कि अगर मैं कंबाइन रिजल्ट इन दोनों टेबल्स के हेल्प से एक कंबाइन एनालिसिस करना चाहता हूं, ठीक है। एक मीनिंगफुल चीजें दो टेबल्स के कंबाइन रिजल्ट से निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा कैसे पॉसिबल? करने के लिए देखो सिंपल है कि आपको इन दोनों टेबल्स को रिलेशन में डिक्लेयर करना पड़ता है पहले, ठीक है। तो एक हमारे पास में एक ऑप्शन आ गया कि फर्स्ट वी डिक्लेयर रिलेशन बिटवीन मल्टीपल टेबल, सो दैट हम लोग उन मल्टीपल टेबल में से क्या कर पाए, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक साथ कंबाइन करके गेट कर पाए, राइट। तो ये जो एनालिसिस प्रोसेस है, जब हमारे पास मल्टीपल डेटा सेट्स आ जाएं उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अब मैंने प्रोजेक्ट वाले जो डेटा सेट्स आपको दिए हैं उन सब के अंदर आप देखोगे कि मल्टीपल टेबल्स हैं, है ना। अब जैसे मान लो फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट के अंदर सर आपको एक टेबल मिल गया, कस्टमर टेबल, एक ऑर्डर्स टेबल, एक प्रोडक्ट टेबल, एक रिटर्न का टेबल मिल गया कि जितने लोगों ने रिटर्न किया प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टेबल्स आपको मिल जाएंगे। अब क्या होता है कि जैसे मान लो सारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ रख दी, ऑर्डर्स आए उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ रख दी, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ, जितने भी प्रोडक्ट रिटर्न हुए आफ्टर ऑर्डर, ठीक है, उनको मैंने रिटर्न टेबल में रख दिया। नाउ सर ये दोनों टेबल से हम कुछ कंबाइंड रिजल्ट्स निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। जितने कस्टमर्स हमारे पास आए सारे कस्टमर टेबल में है, और जिन्होंने ऑर्डर किया वो ऑर्डर्स टेबल में भी तो उनकी आईडी होगी, कस्टमर आईडी। यस और नो? तो कुछ ना कुछ कॉमन रिजल्ट के बेसिस पे, यानी कि कॉमन कॉलम के बेसिस पे हम दोनों टेबल्स को क्या कर सकते हैं, रिलेशन में बांध सकते हैं। अब इतना डिफिकल्ट नहीं है, जो पहली बार समझ रहे हैं ना, देखो जो भी अभी तक पहली बार पढ़ रहे हैं उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है उनके लिए। ठीक है, चाहे आप मान लो कि एकदम पहला लेक्चर होगा और आप डेटा मॉडलिंग के अंदर आ गए, कोई बड़ी चीज समझने के लिए नहीं है। ठीक है, आप जैसे मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से, बहुत आसान एग्जाम्पल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। फिर देखेंगे प्रैक्टिकल बेसिस पे भी कि कैसे हम लोग डेटा मॉडलिंग प्रैक्टिकली अचीव कर पाते हैं, बाय यूजिंग एक्सेल या बाय यूजिंग पावर बीआई या फिर बाय यूजिंग पाइथन या फिर कोई भी टूल आ जाए। डेटा मॉडलिंग तो करना है, एक कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है, टूल लर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? कॉन्सेप्ट लर्निंग हमारे डेटा एनालिसिस के अंदर, ठीक है, या फिर बिजनेस एनालिसिस के अंदर। अब देखो एक बिजनेस का डेटा आ गया या फिर कोई भी एक रैंडम सा डेटा आ गया, मान लेते हैं फ्लिपकार्ट का डेटा आया। सबसे पहला हमारा कस्टमर टेबल आया जिसके अंदर कस्टमर की आईडी लिखी हुई थी, कस्टमर का नाम था, कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल था, कस्टमर का ईमेल एड्रेस था, ठीक है, इनकी एड्रेस थी, ठीक है, इसका कस्टमर का ऑब्वियसली मतलब पिन कोड वगैरह जो भी होगा, स्टेट डिटेल्स वगैरह सब सब थे इसमें, ठीक है, फोन नंबर वगैरह सारी चीजें। अच्छा, एक और टेबल था हमारा प्रोडक्ट टेबल, जिसमें जितने भी प्रोडक्ट हमारे फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हैं उनकी आईडी बना दी गई है, ठीक है, ताकि हम हर एक प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। प्रोडक्ट आईडी क्यों रहती है? किसी भी आप देखोगे बारकोड रहता है, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करने जाओ, चाहे शॉप में जाओ, चाहे आप किसी भी मार्ट में चले जाओ, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का क्या रहता है? बारकोड रहता है, एक यूनिक आईडी रहती है, ताकि उसको एक पहचाना जा सके कि भाई वो है कौन सा प्रोडक्ट, कितने प्राइस का है, उस पर अभी क्या डिस्काउंट चल रहा है। तो वो सब के सब जो होते हैं वो अटैच होते हैं किससे? आईडी के थ्रू, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट आईडी हो गई, प्रोडक्ट का नाम हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस आ गया कि भाई कितना प्राइस है, इसके स्पेशल डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं तो कितने चल रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। कितना स्टॉक में अभी अवेलेबल है, ठीक है, कभी कभी होता है कि भाई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है फ्लिपकार्ट के अंदर। नाउ
एक और टेबल है ऑर्डर्स टेबल। अब जब भी फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पे किसी ने भी परचेस किया होगा तो उस ऑर्डर की, पर्टिकुलर ऑर्डर की ऑर्डर आईडी होगी। ठीक है, मान लो कि आपने ऑर्डर किया और आप जानना चाहते हैं अपने ऑर्डर के बारे में, तो ऑर्डर आईडी आपको वहां पे ऊपर में दिखता है, राइट। तो ऑर्डर आईडी के थ्रू हम लोग यूनिक ऑर्डर्स को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स हैं, अब बहुत सारे ऑर्डर्स हो रहे हैं, हर ऑर्डर की एक अपनी आईडी होती है, राइट। उसके बाद में ऑर्डर आईडी के बाद ऑर्डर डेट मान लो मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद कस्टमर की आईडी, जिस कस्टमर ने उस ऑर्डर को प्लेस किया है। इसके बाद प्रोडक्ट की आईडी, जो भी प्रोडक्ट उस ऑर्डर के अंदर प्लेस हुआ है ना। अमाउंट कितना पे किया, पेमेंट मोड वगैरह सारी चीजें, ठीक है, यहां पर मेंशन है। अब जरा ये 3 टेबल के बेसिस पे ही देखिए, ज्यादा नहीं, बस 3 टेबल के बेसिस पे हमें देखना है। देखो जरा, सर क्या ये कस्टमर टेबल, ध्यान समझना, क्या ये कस्टमर टेबल सर ये ऑर्डर्स टेबल के साथ मैच हो पाएगा, रिलेशन में आ पाएगा। अब रिलेशन का मतलब क्या है, वो वाली रिलेशन की बात नहीं हो रही, ठीक है। रिलेशन का मतलब क्या है यहां पर, सिंपल देखिए, ये जो कस्टमर टेबल है और ये जो ऑर्डर्स टेबल है, ये दोनों सर कस्टमर आईडी के बेसिस पे क्या है, रिलेटेबल। अब जरा इसको हम समझेंगे। इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहा है, जल्दी ज्वाइन करो अब ना, अब ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। और सारे लोग जरा कैमरा ओपन करके रखें, अलग से बोलूंगा नहीं, ठीक है। बहुत हो गई छुट्टियां, अच्छी अच्छी खासी छुट्टियां मना ली आप लोगों ने, अब थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, कस्टमर टेबल और ऑर्डर्स टेबल में दोनों में कौन सी कॉलम कॉमन है, कस्टमर आईडी। अब जरा समझना इस चीज को। सर अगर मैं ये बात बोलूं कि मान लेते हैं कि 2000 कस्टमर्स हमारे फ्लिपकार्ट के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, ऑफिशियल कस्टमर रजिस्टर्ड हैं, यूनिक कस्टमर, लेकिन सर इनमें से सिर्फ 500 लोगों ने ही ऑर्डर प्लेस किया अभी तक, यानी कि 1500 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया। ये चीज पता कैसे चलेंगी, ये जो मैंने यहाँ पे जजमेंट दे दिया कि टोटल कस्टमर्स 2000, चलो ठीक है सर, वो तो हम कस्टमर टेबल में कस्टमर की आईडी काउंट कर लेंगे, कितने कस्टमर्स की यूनिक आईडी है, वो काउंट करते ही हमें पता चल गया टोटल कस्टमर कितने हैं, जो कि हो गया 2000, ठीक है। अब फिर मैंने ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी के अंदर, ठीक है, डुप्लीकेट हटाने के बाद, हो सकता है कि एक कस्टमर ने मल्टीपल टाइम ऑर्डर किया हो, ठीक है, तो कस्टमर आईडी कॉलम के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, अब मैं डिस्टिंक्ट के बारे में फिर बताऊं, क्या समझ में आता है आप लोगों को, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज की काउंट करना, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कितने लोगों ने अभी तक ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं हूं, मेरी कस्टमर आईडी है 101, ठीक है। अब मैंने फ्लिपकार्ट के ऊपर 10 ऑर्डर प्लेस किया, तो मेरे फ्लिपकार्ट के ऊपर जब भी ऑर्डर प्लेस किया मैंने, उसकी ऑर्डर आईडी आई होंगी, उसका ऑर्डर डेट होगा, उसकी कस्टमर आईडी में 101 होगा, यस और नो। अब 10 बार ऑर्डर किया यानी कि 10 बार 101 आया होगा कस्टमर आईडी कॉलम के अंदर, यस और नो। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई डुप्लीकेट हटा दो, जो बच गया ना उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज। आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यूज, जितने भी वैल्यूज बच गए वो हो गए डिस्टिंक्ट वैल्यू, और उसकी काउंटिंग करने से हमें पता लगेगा कि अभी तक टोटल कितने ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, जो कि आ गया 500। लेकिन सर जब हम ये कंबाइंड रिजल्ट की बात करेंगे, ठीक है, कंबाइंड रिजल्ट की, तब हमें क्या क्या मिलेगा, तब हमें ये मिलेगा कि भाई कौन से जगह से कितना रेवेन्यू आया, ठीक है, कौन मान लो और भी जो कस्टमर की डिटेल्स है, लाइक जेंडर, ठीक है, किस जेंडर के लोग कितना परचेस कर रहे हैं, ज्यादा मेल के ऑर्डर आए हैं या फिर फीमेल के ज्यादा ऑर्डर आए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, ताकि हम उससे स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अपडेशन, जो भी अपडेट वगैरह जो भी करने हम ज्यादा करें, ताकि हमारे प्लेटफॉर्म में और ज्यादा यूजेस आए, है ना। जैसे नो क्लियर, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंबाइन रिजल्ट निकाल पाए, ताकि हमें पता चले कि भाई मेल का डोमिनेंस ज्यादा है हमारे प्लेटफॉर्म पे कि फीमेल्स का डोमिनेंस ज्यादा है। अब सर ये मेल और फीमेल वाली बात नहीं हो रही कि कौन आगे, ठीक है। देखो यहां बात हो रही है सर बिजनेस की। अगर किसी बिजनेस को पता चल जाए कि उसके प्लेटफॉर्म पे मेल कैंडिडेट ज्यादा हैं, तो वो मेल से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा अपडेट रखेगा अपने प्लेटफॉर्म पे। और वही अगर उसको पता चल जाए कि दोनों इक्वल हैं, तो दोनों से रिलेटेड बैलेंस फॉर्म में वो अपना प्रोडक्ट अपडेट करेगा। और यहीं पर उसको अगर पता लग जाए कि भाई फीमेल कैंडिडेट्स ज्यादा डोमिनेट हो रहे हैं, तो फीमेल कैंडिडेट्स के प्रोडक्ट ज्यादा अपडेट करेगा। यहां पर देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, मूर्ख लोग क्या करते हैं ना, जितने भी मूर्ख लोग होंगे मेल फीमेल या फिर उन सब चीजों में लगे रहेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, फैक्ट आपको समझना है, यहाँ बात हो रही है बिजनेस की, जहां पैसा है ना वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है, उन लोगों का।
अपना है। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसी वजह से देखो आज भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग की सारी हिस्ट्री ट्रैक की जाती है A to Z। जितना भी आप फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे या इंस्टाग्राम पे या फिर स्नैपचैट पे, आपको ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम अच्छा नहीं है या फिर अच्छा है, लोग वहां पे बहस कर रहे हैं कि यार इंस्टाग्राम में ऐसा हो रहा है वैसा वो चीजें उनको नहीं समझना, ठीक है। जिन्होंने फ्लिपकार्ट या अमेजन या इंस्टाग्राम जगह जो भी चीजें बनाई हैं, वो आपकी ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लियर, यस और नो? ताकि आप उसमें उलझे रहें आराम से। उनको चाहिए कि आप इनके प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज करें, ठीक है। आप सोचो ना जरा कि ये जो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ठीक है, या फिर बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी बात कर ले, सब सोशल मीडिया तो पूरी की पूरी फ्री है, वहां तो पैसे लग ही नहीं रहे। बट सर कैसे? तो यहां से पैसे नहीं लग रहे, मैं सिंपल बता दूं, ये लग रहा है आपका, ठीक है। और पहले के टाइम पे लोगों ने सच ही कहा है कि टाइम इज इक्वल्स टू मनी, है ना। समय ही आप जितना खर्च करोगे ना उसके ऊपर, उतना ज्यादा आपके पैसे गए, समझ लो ऐसा। और ये एक्चुअल मीनिंग अगर आज सोशल मीडिया का है कुछ नहीं, तो टाइम इज इक्वल्स टू मनी, सिंपल। अगर जितना ज्यादा आप यूज करो इंस्टाग्राम को, उतना ज्यादा इंस्टाग्राम को पैसे मिलेंगे। अब ये चीज एड के थ्रू हो या जैसे भी हो, उन्होंने जैसा नेटवर्क बनाया हो उसके पीछे नहीं जा रहे, बिजनेस समझने नहीं जा रहे हम लोग, ठीक है। हमारा मोटिव ये है कि सर हम ज्यादा से ज्यादा डेटा को एनालाइज करके बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाएं। तो इंस्टाग्राम के भी अगर डेटा हमें मिल जाए, हम यहाँ पर अगर हर कस्टमर्स को कैटेगराइज कर पाए कि ये जो कस्टमर्स है ये ज्यादातर जिम के रील्स ज्यादा देखता है या जिम के लोगों के प्रोडक्ट्स के लाइक ज्यादा करता है, तो उसके रिलेटेड एड्स जो होंगे वो उसको दिखाए जाएंगे, या फिर उससे रिलेटेड कंटेंट उसको दिखाए जाएंगे, ताकि वो 1 घंटा और ऊपर का स्पेंड करे उस प्लेटफॉर्म पे, जिससे और 2-4 एड्स वो ज्यादा देख कर जाए। और जितना ज्यादा एड्स दिखेंगे उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा। यस और नो? क्लियर? तो ये सब चीजें हमारे मतलब जो हमारी नॉर्मल दुनिया ना उनसे बहुत अलग है। हम जब एक बार डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट बनते, तो हमें यहाँ पे कंबाइंड रिजल्ट्स निकालकर बहुत सारी चीजें बिजनेसेस को प्रोवाइड करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें यानी कि इनसाइट्स एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि हमने ये सारी चीजें एनालाइज की है, आप देख लो आपको क्या करना है। देन आपका काम नहीं है कि आप वो करके दो, बस एनालिसिस करके दो, बाकी जो भी डिसीजंस लेने हैं वो मैनेजमेंट्स लेंगे अपने उसी एनालिसिस के बेसिस पे, ठीक है। क्लियर? डन? चलिए, तो अगर यहां तक क्लियर है सर, अगर मान लो मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करूं, प्रैक्टिकली हम लोग किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर मैं डेटा मॉडलिंग की बात करूं, तो देखो डेटा मॉडलिंग में बहुत सारे स्कीमास हैं, याद रखिएगा, ठीक है। स्कीमास मतलब सर ओरिएंटेशन, ठीक है, रिलेशन का ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। अब ये सर क्या है रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, जरा समझो। अगर मेरे पास मल्टीपल टेबल्स हैं, सर मल्टीपल तो मतलब 2 भी होता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। अब जब हम रिलेशन डिक्लेयर करेंगे तो मान लेते हैं कि ये वाला टेबल इससे रिलेटेड है, ये वाला टेबल इससे रिलेटेड है, ये वाला टेबल इससे रिलेटेड है और ये वाला टेबल इससे रिलेटेड है। सर ये बना क्या, ये किस टाइप की ओरिएंटेशन बनी? सर ये बन गई गैलेक्सी स्कीमास। अब आप बोले सर गैलेक्सी स्कीमा का मतलब एक टेबल दूसरे से ऐसे क्लोज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल कंप्लीट करना, कंप्लीट सर्कल, ठीक है। कंप्लीट सर्कल ओरिएंटेशन अगर बनता है तो उसको हम लोग कौन सा स्कीमा बोलते हैं? गैलेक्सी स्कीमा। बोलने की बात है, बस इंटरव्यू तक याद रखना, बाकी तो इसका इसका कोई यूज केस ही नहीं है। स्कीमा, स्कीमा मतलब सिर्फ एक ओरिएंटेशन को हम स्कीमा बोल रहे हैं, एक टेबल दूसरे टेबल से, और इसी तरीके से कंप्लीट साइकिल अगर बन जाती है उसको हम लोग बोलेंगे गैलेक्सी स्कीमा। अगर मान लो कि हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है या ओरिएंटेशन ऐसा बन जाता है कि सर एक हमारा मेन टेबल और इससे कुछ कनेक्टेड ऐसे कुछ टेबल्स हैं इस तरीके से, तो मतलब ये टेबल इससे रिलेटेड, ये वाला जो टेबल है इससे रिलेटेड है, ये वाला टेबल इससे, ये तो मतलब एक हमारा क्या हो गया यहाँ पर मेन टेबल, जिसको हम लोग बेस टेबल बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा बेस टेबल, और ये सारे क्या हो गए छोटे छोटे जितने भी टेबल्स हैं जो इससे कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन टेबल। क्या बोलेंगे? डायमेंशन टेबल। अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है रिलेशन बनाते समय, अगर आपके पास 4 5 6 3 भी होते तो चल जाता है, ऐसा नहीं कि 4 ही होने चाहिए, इसके साथ 2 भी कनेक्ट होते तो भी ये क्या होता, स्टार स्कीमा ही कहलाता। क्या कहलाता? स्टार स्कीमा। क्लियर? जैसा नो? क्लियर है? तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बने जब हम मल्टीपल टेबल को रिलेशन डिक्लेयर कर रहे होंगे यानी कि डेटा मॉडलिंग कर रहे होंगे, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बने तो उसको बोलेंगे स्टार स्कीमा। अगर ये पूरा कंप्लीट एक साइकिल बन जाए उसको हम क्या बोलेंगे? गैलेक्सी स्कीमा।
और अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, ऐसा अगर स्ट्रक्चर बनता है जैसे कि ये एक टेबल है जिससे इससे कनेक्टेड है, ये एक टेबल, ये मान लो इससे कनेक्टेड है, फर्दर ये टेबल से दो तीन टेबल कनेक्टेड हैं, फर्दर इससे एक टेबल कनेक्ट है, इससे मान लो कि कुछ तीन टेबल कनेक्ट है ऐसे। तो यहां पर सर क्या हो गया, एक तो हमारा मेन टेबल, फिर ये सब छोटे छोटे डायमेंशन टेबल, और इसके भी हमारे देखो अलग अलग सब डायमेंशन टेबल भी हमारे पास में प्रेजेंट है। इसको हम लोग स्नोफ्लेक स्कीमा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्नोफ्लेक स्कीमा। क्लियर? तो अगर ऐसा ओरिएंटेशन बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। सर ओरिएंटेशन पे नहीं जाना है, डरने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जब आप डेटा मॉडलिंग प्रैक्टिकली करोगे तो कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, इससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि गैलेक्सी स्कीमा बना है या स्टार स्कीमा बना है या फिर स्नोफ्लेक स्कीमा बना है। कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट डायरेक्टली आपको मैसेज देगा कि भाई मुझे स्नोफ्लेक स्कीमास बना कर दो इस डेटा के ऊपर। तो ऑब्वियस है कि आपको स्नोफ्लेक स्कीमास बनाने जैसा डेटा प्रिपेयर होना चाहिए। तो आपको वहां पर डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रिपरेशंस वगैरह उस हिसाब से करनी पड़ेंगी, जहां पर एक हमारा सुपर टेबल हो जिसको हमारा बेस टेबल भी बोलते हैं, इसके बाद इससे कनेक्टेड डायमेंशन टेबल हो जैसे D1, D2, D3 हो, और इससे कनेक्टेड सब डायमेंशन टेबल हो SD1, SD2 समथिंग, इस तरीके से सब डायमेंशन टेबल। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर आप उसको दे देते हो दैट इज स्नोफ्लेक स्कीमा। अब आते हैं सर, रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा सेशन। तो अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छे लेवल पे डेवलप करना चाहते हो, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करने वाला है। देखिए जरा, टाइप ऑफ रिलेशन इन डेटा मॉडलिंग। सर रिलेशन को ना कार्डिनलिटीज भी बोली जाती है, ठीक है? कार्डिनलिटीज। अच्छा, रिलेशन बोलो या फिर कार्डिनलिटीज बोलो, बात एक ही है। टाइप्स ऑफ रिलेशन इन डेटा मॉडलिंग, तो टोटल चार टाइप के होते हैं। कभी आपने बचपन में मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? कॉलम ए कॉलम बी कुछ वैल्यूज होती थी, यहाँ पर कॉलम ए रहता था, यहाँ पे कॉलम बी, यहाँ पर ये वैल्यूज कुछ रहते थे, ठीक है, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज रहते थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और यहाँ पर ये बोला जाता था कि यहाँ पे जो कॉलम ए है उसकी एक ही वैल्यू आपको बी में मिलेंगे, यानी कि वो 1 to 1, इसकी एक वैल्यू इधर के एक वैल्यू से मैच करेगी, दैट इज 1 to 1 बोलेंगे ना। अगर मैं कॉलम ए की एक वैल्यू की बात करूं, सिर्फ एक वैल्यू की, तो इसकी मैच एक ही मिलेगी, इधर दो नहीं मिलेगा। यस और नो? मान लो ये कॉलम इससे मैच कर गया, ये वाला इससे मैच कर गया, ये वाला इससे मैच कर गया, ये इससे मैच हो गया, ये इससे मैच हो गया, तो ये हो गई 1 to 1, सभी के एक वैल्यूज इधर के एक वैल्यू से मैच कर रहे हैं। क्लियर? यस और नो? डन है। तो 1 to 1 हमारा पहला रिलेशन होता है, 1 to 1। दूसरा रिलेशन कौन सा होता है भाई? 1 to many। अब मान लो एक इसकी वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज 1 to many। अगेन थर्ड वन इज many to 1। अब हो सकता है कि भाई इधर के बहुत सारे वैल्यूज इधर के एक वैल्यू से जुड़ रहे होंगे, ठीक है, तो many to 1। और एक हमारा होगा many to many। अब इसको जरा समझो अच्छे से, एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लेते हैं कि सर हमारे पास में डेटा है, ठीक है, जिसमें एक कॉमन कॉलम है, यहां पर कस्टमर आईडी है और यहां पर भी कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर टेबल और ये ऑर्डर्स टेबल, ठीक है। जरा समझना सर, कस्टमर टेबल में किसी भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन एक बार होगी, ठीक है, लेकिन क्या एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है? डेफिनेटली, है ना। अब जैसे मान लो मेरा यहाँ पर कस्टमर आईडी 101, ये तो मेरी एंट्री एक बार ही होगी कस्टमर टेबल में, जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया होगा तब उस मेरी इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर हो गई होंगी। यस और नो? अच्छा, जब भी मैं परचेस करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, ऑर्डर प्लेस, तो यहाँ पर 101, फिर मान लो एक बार ऑर्डर किया 101, फिर से एक बार ऑर्डर किया 101, यानी कि यहाँ पर सर कस्टमर आईडी मेनी टाइम होगी। यहाँ पर सिर्फ कस्टमर आईडी एक इंसान का एक बार होगा, बट ऑर्डर टेबल में क्योंकि वो ऑर्डर मल्टीपल टाइम कर रहा है तो उसकी वैल्यू मेनी टाइम होंगी। तो जब मैं कस्टमर और ऑर्डर टेबल के बीच में रिलेशन डिक्लेयर करूंगा तो कौन से टाइप का आएगा? 1 to many, ठीक है, जहां पर ऑर्डर टेबल मेनी से रिप्रेजेंट होगा और कस्टमर टेबल 1 से। अब सर ये चीज प्रैक्टिकली बता भी दो कि कैसे बनाते हैं। एक्सेल के थ्रू देखते हैं, सबसे बेसिक सबसे पुराना, ठीक है। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेंगे और मल्टीपल टेबल्स हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं वो देख लेते हैं। देखो, तो हम लोग चले जाएंगे डेटा टैब में, गेट डेटा में,
और फ्रॉम फाइल में टेक्स्ट सीएसवी। अच्छा, मेरा जो डेटा है वो पूरा टेक्स्ट और सीएसवी फॉर्मेट में है, जो भी मैंने डेटा सेट अभी तक आप लोगों को दिए हैं। अच्छा, एक मैं चाहता हूं कि अभी आपके सामने, एक सेकंड ना, डेटा सेट हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी डेटा सेट ले सकते हैं। मैं चाहूंगा कि सेल्स परफॉर्मेंस, सेल्स फोरकास्टिंग, हाँ बराबर। तो ये वाला डेटा सेट ले लेते हैं, पहले कस्टमर डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखना एक ट्रिक है, अगर आप एक्सेल के ऊपर बना रहे हो ना प्रोजेक्ट, तो थोड़ा सा एक ट्रिक समझो। डायरेक्ट मैं यहाँ पर लोड नहीं करूंगा, यहाँ पर देखो एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, इसको टैप करना। क्योंकि जब भी हम डेटा मॉडलिंग करना चाहते हैं तो मेरा डेटा मॉडल वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखना चाहिए, तब जाके हम डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल टेबल के बीच में रिलेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी अगर मैं डायरेक्ट लोड करूंगा, इससे होगा क्या कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे शीट में आ जाएगा, ठीक है। बट मुझे चाहिए सर लोड टू का ऑप्शन, जिसके अंदर मेरे पास में मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे मैंने यहां पर बोला कि भाई मुझे डेटा भी दे दो और साथ ही साथ इस डेटा को डेटा मॉडल में भी ऐड कर दो। अब मेरे पास शीट भी आएगा और साथ ही साथ क्या आ जाएगा, हमारे पास डेटा मॉडल में भी डेटा ऐड हो जाएगा। अब जब मॉडल डेटा मॉडल के अंदर आ जाएगा प्लेटफॉर्म के अंदर, हम वहां मॉडलिंग कर लेंगे, हम लोग वहां पे मल्टीपल टेबल्स के रिलेशंस डिक्लेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही ओके टैप करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे डेटा मॉडल के अंदर भी ऐड होगा और मुझे डेटा भी यहाँ पर देखो मिल गया। यस नो, अगेन डेटा टैब में गए, डेटा में गए, फ्रॉम फाइल टेक्स्ट सीएसवी, कस्टमर हो गया, प्रोडक्ट डेटा। अब देखो ये सब के सब एक ही सेल्स फोरकास्टिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है, मतलब ये पूरे कंबाइंड डेटा सेट है जिसके अंदर 4 टेबल्स हैं अलग अलग, कस्टमर का डेटा, प्रोडक्ट का डेटा, सेल्स का डेटा और स्टोर का डेटा, ठीक है। अभी हम लोग प्रोडक्ट के डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं जल्दी से। अगेन वही करेंगे, लोड टू, और लोड टू करते ही ओनली क्रिएट कनेक्शंस, और इसके अंदर हम लोग ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल। ओनली क्रिएट कनेक्शन, अगर मान लो देखो यहां पर मैंने टेबल पे टैप किया तो मेरा डेटा शीट में भी आ जाएगा और साथ ही साथ यहां पर मैंने ये ऐड कर रखा है तो डेटा मॉडल में भी ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ओनली क्रिएट कनेक्शन किया तो वो सिर्फ एक कनेक्शन बिल्ड कर लेगा, डेटा यहां पर नहीं आने वाला शीट में, जिससे आपकी लोड मैनेज करना बहुत आसान होगा। बस इसको भी मैं समझाता हूं। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मेरे पास में एक वर्किंग फाइल है ना, एक्सेल फाइल, जहां पर हम काम करने वाले हैं। अगर मैं बाहर से डेटा लेकर आ रहा हूं और यहां पर डेटा रख दूं, फिर इसकी साइज बढ़ेगी, इस पूरे के पूरी फाइल की साइज बढ़ जाएगी। अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा है, बिग डेटा, ठीक है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ उतना ही लाएंगे, पूरा क्यों लाएं, ठीक है। और अगर आप पूरा डेटा लेकर आओगे तो इसकी फाइल साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और बहुत टाइम लगेगा लोड होने में भी, बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। तो ऐसे ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, बिग डेटा को हैंडल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करते हैं, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोसेस है, वो फास्ट रहे, स्लो ना हो, ठीक है। हालांकि उसमें भी बहुत स्लो हो जाता है, कनेक्शन क्रिएट करने में भी बहुत बड़े बड़े डेटा सेट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर ओनली क्रिएट कनेक्शन आपने सेलेक्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ डेटा सेट नहीं आएगा आपके पास में, कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा और वो डेटा डेटा मॉडल में आपके चला जाएगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप फिर भी डिक्लेयर कर सकते हो, कंबाइंड रिजल्ट फिर भी निकाल सकते हो, सिर्फ डेटा का लोड जो है वो कम होगा आपकी वर्किंग फाइल के अंदर। अगेन सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर टेबल रखा है, अभी फिलहाल हमारे पास छोटे छोटे डेटा सेट्स हैं तो हम लोग टेबल डायरेक्ट ले आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन फिर से डेटा टैब में जाएंगे, गेट डेटा पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी। अब जितने भी हैं हमारे पास में सेल्स डेटा, इन सबको उसी तरीके से बारी बारी से इंपोर्ट कर लेना है। लोड टू पर जाइए एंड इसके बाद ऐड दिस टू डेटा मॉडल पे टैप करिए, ओके कीजिए। अब हमारे पास में टोटल 3 आ गए, एक और कर लेते हैं हम लोग, चौथा, स्टोर डेटा एंड इंपोर्ट, और लोड टू पे जाएंगे एंड ओनली क्रिएट कनेक्शंस, ऐड दिस टू डेटा मॉडल एंड ओके करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। सर अब ये चारों के चारों डेटा सेट्स हमारे पास यहाँ पर भी आ गए हैं, शीट में भी हम देख पा रहे हैं, ठीक है। और एक सेकंड, ओनली क्रिएट कनेक्शन पे टैप कर दिया था क्या मैंने, शायद इस वजह से भी दिक्कत हो सकती है, शायद मैंने ओनली क्रिएट कनेक्शन पे टैप किया स्टोर डेटा के लिए, तो उस पे देख लेना एक बार, ठीक है। अदरवाइज एडिट पे जा सकते हो, यहाँ पर डिलीट कर सकते हो एंड या फिर एडिट कर सकते हो स्पोर्ट कनेक्शंस फाइल्स वगैरह में, ठीक है।
तो फिलहाल के लिए अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए तो आप डिलीट कर दो, वापस से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक गलती हुई है थोड़ी सी। एक बार एक काम करते हैं, स्टोर डेटा को हटाते हैं वापस से, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी, स्टोर डेटा, इंपोर्ट एंड लोड टू, सब रहने देंगे, बस ऐड दे टू डेटा मॉडल। तो यहाँ पर हमारे पास स्टोर डेटा भी आ गया। डन है, क्लियर। अब आ जाइए डेटा टैब के अंदर। नाउ डेटा टैब में आपको यहाँ पर दिखेगा कुछ ऐसा ग्रीन कलर का, डेटा मॉडलिंग, या फिर होम टैब में भी आपको यहाँ पर, होम टैब में तो नहीं है, एक सेकंड, इंसर्ट टैब में नहीं, डेटा टैब में ही ऑप्शंस आपको मिलेगा यहाँ पर डेटा मॉडलिंग का। ठीक है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको पावर पिवट टैब में, मैनेज डेटा मॉडल। ठीक है, पावर पिवट। अब देखो जिसके भी एक्सेल में ये पावर पिवट ऑप्शन नहीं है, क्या करेंगे, फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना, और यहाँ पर आप कस्टमाइज रिबन में आइए, यहाँ पर पावर पिवट को इनेबल कर दीजिए। अगर मान लो वो भी नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पर रिबन में पावर पिवट ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, अब क्या करेंगे, हम एडिंग्स में आएंगे, एक सेकंड, यहाँ पर एक्सेल एडिंग्स की जगह पर कॉम एडिंग्स पे टैप करना, गो पे टैप करना, और यहाँ पर आप पावर पिवट को इनेबल करके ओके कर देना, ताकि वो ऑप्शन आपको कस्टमाइज रिबन में दिखे और फिर आप उस ऑप्शन को इनेबल कर पाओ। ठीक है, अगर मान लो ये हटा दूं और ओके कर दूं, सर मेरा यहां से पावर पिवट ऑप्शन ही गायब हो गया। अगर नहीं है आपका बाय डिफॉल्ट तो आप ऑप्शन में जाइए, ठीक है, एडिंस में जाइए, यहां पर कॉम एडिंस में जाइए, गो पे टैप कीजिए एंड इसको इनेबल कर दीजिए। जैसे इनेबल करिएगा यहां पर दिखेगा पावर पिवट। अगर यहां पर फिर भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब सर कस्टमाइज रिबन में जाना है हमें और यहां पर पावर पिवट को इनेबल करना है। जो भी हमारा यहाँ पर पावर पिवट का ऑप्शन है, ये वाला देखो, इसको इनेबल करना है। ये डिसेबल होगा तो गायब हो जाएगा, अगर इनेबल रहेगा तो दिखेगा आपको। पावर पिवट में आओ और यहाँ मैनेज डेटा मॉडल पे टैप कर दो, डन। जैसे आप मैनेज डेटा मॉडल पे आओगे, सर सारे के सारे डेटा यहाँ पर आपके पास में है। अच्छा, मैं यहाँ पे देखो व्यू में ना डायग्राम व्यू ऑन कर देता हूँ, ताकि आपको एक बॉक्स वाला स्ट्रक्चर दिखे सारे टेबल्स का। दिख रहा है, 4 टेबल्स हैं, चारों टेबल्स के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब उनके कॉलम्स के नेम्स वगैरह सारे दिख रहे हैं। डन, ठीक है। अब मैं देखो, ये प्रोडक्ट डेटा है, ये कस्टमर डेटा है, ये स्टोर डेटा एंड ये है हमारा सेल्फ डेटा। अब जरा समझिए, ये कस्टमर का इंफॉर्मेशन, यहाँ कस्टमर आईडी वगैरह मेंशन किए गए हैं। ये हमारा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, यहाँ प्रोडक्ट आईडी वगैरह मेंशन किए गए हैं, और यहाँ पे स्टोर का इंफॉर्मेशन है। हो सकता है कि जूडियो की बात करें तो सर जूडियो बहुत सारे हैं, है ना। तो अब पूरे इंटायर सिटी की अगर मैं सेल्स डेटा की एनालिसिस कर रहा हूँ, तो वहां पे सर जूडियो स्टोर तो बहुत सारे हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो स्टोर की आईडी, लोकेशंस वगैरह सारी चीजें मेंशन है। अच्छा, यहां पर आप देखो, ये हमारा सेल्स डेटा, जिसमें जब भी परचेस हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, उसकी आईडी, डेट, प्रोडक्ट कौन सा परचेस हुआ उसकी आईडी, यानी कि सर ये देखो प्रोडक्ट आईडी यहाँ का और यहाँ का। अब मान लो मैंने अपने इन्वेंट्री में एक प्रोडक्ट ऐड किया XYZ, टोटल 100 क्वांटिटी XYZ का मैंने ऐड किया अपने इन्वेंट्री में, तो टोटल कितनी बार उसको परचेस किया जा सकता है सर, 100, है ना। या फिर एक बंदा आएगा और उसमें 100 के 100 ले जाएगा, या फिर एक बंदा आएगा 10 ऑर्डर करेगा, क्वांटिटी कितने भी हो, लेकिन उसकी प्रोडक्ट आईडी यहां पर मल्टीपल टाइम आ सकती है, आ सकती है। देखो रिलेशन कैसे डिक्लेयर करते हैं, प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। अगर मैं इस टेबल और इस टेबल के बीच में रिलेशन डिक्लेयर करना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम दैट इज कस्टमर आईडी, तो मैं इस वाले कस्टमर आईडी कॉलम को उठाकर यहां पर बस ड्रॉप करूंगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये बोल रहा है कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ ईच कॉलम कंटेन्स डुप्लीकेट वैल्यूज। अच्छा, ये चीज बड़ा मजेदार है, देखिए जरा, यहाँ पर गड़बड़ है हमारे डेटा में, थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। देखो, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कस्टमर आईडी, एक कोई कस्टमर आईडी पकड़ लो आप, कस्टमर कॉलम में एक कस्टमर आईडी एक ही बार होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है, और क्लोज एंड लोड पे टैप कर दूंगा। अब जरा वापस चलते हैं प्रोडक्ट डेटा में। देखो यहाँ पर चेंज हुआ ना, बहुत सारे इंफॉर्मेशन चेंज हुई। टोटल हमारे पास में 1000 रो हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट की बात हो। देखिए जरा, प्रोडक्ट आईडी कॉलम में यहाँ पर टैप करेंगे एंड सॉरी, यहाँ पर राइट क्लिक किया, रिमूव डुप्लीकेट्स। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ ये कर रहा हूँ कि इंश्योर कि भाई जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूनिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे तो डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, स्टोर्स के अंदर आते हैं,
एडिट पे जाएंगे एंड यहाँ पे भी स्टोर आईडी सबके सब क्या होने चाहिए, रिमूव डुप्लीकेट्स, सारे यूनिक होने चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, या ओके। अब हम लोग डेटा मॉडलिंग में जा सकते हैं। नाउ अगेन कस्टमर डेटा को यहाँ पर ऐसे इस वाले कॉलम से मैच कराया, ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पर वन टू मेनी का रिलेशन। इस वाले डेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज, एक कस्टमर आईडी एक ही बार लिखी हुई है, लेकिन उस कस्टमर ने मल्टीपल टाइम ऑर्डर किया है, इसलिए वन टू मेनी का रिलेशन। अगेन सेम इस इन दोनों टेबल्स के साथ में रिलेशन करना है तो प्रोडक्ट आईडी और इस प्रोडक्ट आईडी का एक साथ रिलेशन कर सकते हैं। स्टोर आईडी और यहाँ पर स्टोर आईडी को मैच करा देंगे, ये वाले स्टोर आईडी और इसको, तो ये ऑटोमेटिक हमारा। अब बताओ ये कौन सा स्कीमा बना, एक सेंटर टेबल और बाकी सब डायमेंशन टेबल, स्टार स्कीमा हमारे पास में बन गया है, स्टार की तरह एक सेंटर बेस टेबल और बाकी सब क्या है हमारे डायमेंशन टेबल। ध्यान समझो, यहाँ पर पढ़ाया था ना मैंने, स्टार स्कीमा कहाँ है, यहाँ है। एक सेंटर टेबल और बाकी सब क्या होते हैं डायमेंशन टेबल, है ना। देखो यहाँ पे बन रहा है उस तरीके का स्ट्रक्चर, एक हमारा सेंटर टेबल ये सेल्स डेटा और बाकी सब इससे कनेक्टेड है ना। हाँ, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर वो स्कीमास चेंज हो जाएगा, याद रखना। डन। अब सर ये कंबाइन टेबल के हेल्प से हम लोग कुछ एनालाइज कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे देखो पिवट टेबल का ऑप्शन है, इस वाले पिवट टेबल पे टैप करना, पावर पिवट के अंदर पिवट टेबल पे टैप करना और नए वर्किंग शीट के अंदर आ जाना, जहां पर आप देखोगे कि आपके पास में सारे फील्ड ऑप्शंस यहाँ पर मिल गए हैं सारे टेबल्स के, यानी कि आप कंबाइंड रिजल्ट आप गेट कर सकते हो एक ही साथ। जैसा नो, अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि जेंडर वाइज जो सेल्स हैं वो कितने हैं, तो जेंडर को उठाया, रो में कन्वर्ट किया और एक हमारे सेल्स डेटा के अंदर हमारे पास में टोटल सेल्स वैल्यू है और ठीक है टोटल सेल्स वैल्यू, यहाँ पर सम ऑफ टोटल सेल्स वैल्यू जेंडर वाइज। ठीक है, यहाँ पर कुछ बहुत सारे वैल्यूज ऐसे हैं जहाँ पे ब्लैंक है, तो ब्लैंक का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज है। तो ये बता रहा है कि हमारे फीमेल कैंडिडेट्स ने टोटल कितना ऑर्डर किया और मेल कैंडिडेट्स ने टोटल कितना ऑर्डर किया, ये चीज हम कंबाइन निकाल पा रहे हैं इसमें। सर सोचो ना जरा, एक टेबल के अंदर से दूसरी वैल्यू ली और एक टेबल के अंदर से दूसरी वैल्यू, और कंबाइंड रिजल्ट हम निकाल पा रहे हैं आसानी से। यस नो सर, एज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, एज वाइज या लोकेशन वाइज या फिर हमारे एक सेकंड ना डेट वाइज हम लोग स्टोर के भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि स्टोर के लोकेशन के हिसाब से अगर कुछ निकालना हो, अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग यहाँ पर पावर पिवट पे टैप किया, एक नए या फिर एग्जिस्टिंग, ठीक है, यहाँ पर गए और ना ओके किया और ओके करेंगे। यहाँ पर देखो स्टोर डेटा को मैं एक्सपैंड करता हूँ, स्टोर की आईडी यहाँ पर, या लोकेशन वाइज देखना है ना हमें, तो स्टोर का लोकेशन यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसके बाद सेल्स डेटा के अंदर से हम लोग टोटल सेल्स वैल्यूज निकाल लेंगे। तो कौन से स्टोर के अंदर से मतलब लोकेशन वाइज कितना कितना टोटल सेल्स रहा है वो हमें यहाँ पर पता चल रहा है, और डेट को एज अ स्लाइसर भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आएंगे और इंसर्ट स्लाइसर पे जब जाते हैं आप, तो आप यहाँ पर सेल्स डेटा के अंदर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर डेट वैल्यूज हैं, तो डेट को आप एज अ स्लाइसर यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसको टाइप वगैरह मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर आप देखोगे हर एक डेट के हिसाब से जब भी ऑर्डर आए हैं, हर डेट के हिसाब से कौन कौन से लोकेशन पे टोटल कितना पैसे आए हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो यही सब चीजें तो चाहिए क्लाइंट को, ताकि वो अपना डिसीजन ले पाए आसानी से, है ना। तो कंबाइन रिजल्ट जब निकालना सीख जाओगे तो आप एक कंप्लीट रिपोर्ट या डैशबोर्ड बना सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये जो आज का सेशन है उसी के लिए। क्लियर, डन। अब कुछ सवाल जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में लास्ट में बात कर लेते हैं। सबसे पहला मुझे बताओ, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डेटा मॉडलिंग, तो क्या बोलोगे, बताइए। डेटा मॉडलिंग क्या है, सबसे पहले पूछा जा सकता है आपसे डेफिनेटली। ये बेसिक क्वेश्चंस जब भी आप देखोगे डेटा एनालिसिस फील्ड के अंदर आप जब जाओगे तो, या बिजनेस एनालिसिस में, तो डेटा मॉडलिंग पूछा ही जाता है। बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफलाइन स्टूडेंट, डेटा मॉडलिंग अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या डेफिनेशन दोगे। डिक्लेयरिंग रिलेशन बिटवीन मल्टीपल टेबल। ठीक है, डेटा मॉडलिंग इज द कॉन्सेप्ट वेयर वी डिक्लेयरिंग रिलेशन बिटवीन मल्टीपल टेबल्स या प्रोसेस वेयर वी
process where we declaring relation between multiple tables। ठीक है, तो बहुत सारे टेबल्स हैं, उनके बीच में मैं आपस में रिलेशन डिक्लेयर कर रहा हूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा मॉडलिंग बोलते हैं। ठीक है, क्यों करना है डेटा मॉडलिंग, वाई वी नीड डेटा मॉडलिंग? सर बिकॉज देखो, एक ऑप्शन हमारे पास और है, याद रखना, हमेशा एक रास्ता पहले से है, पुराना रास्ता। ठीक है, आजकल का ये मॉडर्न चल रहा है कि भाई डेटा मॉडलिंग करेंगे और कंबाइन रिजल्ट निकाल पाएंगे आसानी से पिवट टेबल के अंदर विद इन अ सेकंड। ठीक है, बहुत कम लोड होगा हमारे सिस्टम पे, सब चीजें समझ रहा हूं। देखो, डेटा मॉडलिंग हमारे आज का एक मॉडर्न टेक्निक है। ठीक है, मॉडर्न टेक्निक है कंबाइन रिजल्ट निकालने के लिए, मल्टीपल टेबल में से कंबाइन रिजल्ट अगर निकालना है तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है। बट पुराना टेक्निक और था हमारे पास, ज्वाइन, ठीक है, अपेंड, मर्ज, ये सारे ऑप्शंस जो थे हमारे पास क्या थे, ये पुराने टेक्निक से, जहां पर हम लोग मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके, अपेंड करके, मर्ज करके नए रिजल्ट्स निकाला करते थे। बट वहां पर क्या है, दो टेबल, पूरा का पूरा इंटायर टेबल ज्वाइन करेगा, दो इंटायर टेबल अपेंड करेगा, दो इंटायर टेबल मर्ज करेगा। लेकिन यहां पर सर मान लो कि आपके टोटल 120 टेबल हैं। ठीक है, अब 120 टेबल को आप ज्वाइन कर रहे हो, सोचो कितना टाइम लगने वाला है, कितना एफर्ट लगने वाला है। और पहले के लोगों ने किया, एफर्ट लगाए हैं, बहुत लगाए। ठीक है, लेकिन आजकल ये जो मॉडर्न टेक्निक है, इसमें क्या है, बस सर रिलेशन डिक्लेयर करके रख दो, जब जरूरत पड़ेगी यहां से एक फील्ड उठा लेंगे, यहां से एक फील्ड उठा लेंगे और एक टेबल बनाकर दे देंगे समराइज करके विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। यस और नो? तो ये बेनिफिट है हमारा आज का डेटा मॉडलिंग का। ठीक है, वाई वी यूज डेटा मॉडलिंग, बेनिफिट ऑफ डेटा मॉडलिंग, दोनों के अंदर आप ये आंसर कर सकते हो आसानी से। ठीक है, इसके बाद पूछे जाएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। चार रिलेशन है, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपसे पूछे जा सकते हैं स्कीमास के टाइप। तीन टाइप्स स्कीमास आपने पढ़ा अभी टोटल, गैलेक्सी, स्टार एंड स्नोफ्लेक। ठीक है, वो तीन टाइप्स है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, लाइक डिस्कस एनी सिनेरियोस, जब आपने डेटा मॉडलिंग की हो और आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज में फंसे हो। ठीक है, वहां पर आप बोल सकते हैं एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ टेबल्स हमें मिले थे, लगभग 80, 90, 60, कुछ भी नंबर आप बता सकते हो, बट कॉन्फिडेंटली बताओ। जरूरी नहीं है कि 80 टेबल्स के साथ आप काम किए होने चाहिए, कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है इंटरव्यू में पास होने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने 4 टेबल के साथ भी काम किया, आप थोड़ा उसको बढ़ाकर 10 टेबल बोल सकते हो, 20 टेबल बोल सकते हो कि भाई मैंने 20, एक एक टेबल मुझे मिला था डेटा सेट ऑनलाइन, प्रैक्टिस के दौरान मैंने 20 टेबल को एक साथ कंबाइन करके, जिसके अंदर स्टार्स, गैलेक्सी और स्नोफ्लेक्स तीनों स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। ठीक है, अब देखो, आप बोलोगे सर तीनों स्ट्रक्चर एक ही टेबल में कैसे बन सकते हैं? देखो जरा, एक टेबल मान लो इससे कनेक्टेड है, ये हो गया स्टार, ये इसको क्या बोलेंगे सर, ये हो गया स्टार टेबल, है ना, क्लियर। अब सर लेकिन यहां पर आपका एक और कनेक्टेड है, तो ये हो गया स्नोफ्लेक्स में चला गया, है ना। लेकिन सर यहाँ पे ध्यान दो, अब सर अगर मैं देखूं तो ये एक स्टार स्ट्रक्चर था। ठीक है, अगर ये कंबाइन देखूं तो एक स्नोफ्लेक्स था, और अगर सिर्फ इतना देखूं तो हमारे पास क्या था, गैलेक्सी। तो तीनों अलग अलग आपको बनाने पड़ेंगे, एक मॉडल पेज में ये होगा, दूसरे मॉडल पेज में ये होगा, तीसरे मॉडल पेज में ये होगा। तो आप मल्टीपल मॉडलिंग भी यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तो एक्सेल में तो एक ही पेज मिल जाता है आपको, बट आपके पावर बीआई में मल्टीपल पेजेस रहेंगे। डन, क्लियर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट, क्लियर। तो ये डेटा मॉडलिंग हमारे प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको ये क्लियर है, कुछ डाउट है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ डाउट नहीं है देन डेटा सेट मैं दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड डाउनलोड करने के बाद, या फिर है आई थिंक आप लोग के पास में, फिर भी मैं डेटा सेट के बारे में बता दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड डाउनलोड करके डेटा मॉडलिंग करके कंबाइन रिजल्ट यहाँ से पिवट टेबल के हेल्प से निकाल सकते हो। ओके, क्लियर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर।